हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आपको पता है कि मैं आपको यूपी टेट के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करा रही हूँ, जो आपका जुलाई में होने वाला है, फर्स्ट वीक में ही। हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, 1 मंथ ही है। और हिस्ट्री वाला जो आपका पोर्शन हमारा चल रहा है, वो ऑलमोस्ट आपका कंप्लीट ही होने वाला है। मुगल काल के बाद में यूरोपियन जितनी भी कंपनीज़ थी, उनका भारत में किस तरीके से आगमन हुआ था और उस टाइम पे क्या-क्या चीज़ें चली थी, वो वाला पोर्शन ही आपका बचता है। बाकी सारा पोर्शन आपका कंप्लीट हो चुका है। तो अगर आपने वो नहीं देखे हैं, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में हमने मुगल काल की स्टार्टिंग समझी थी कि किस तरीके से आपका बाबर आया था, उसके बाद आपका हुमायूँ जो होता है वो आया था। अब हुमायूँ के बाद उसका बेटा अकबर का युग किस तरीके से रहा था, उसमें क्या-क्या चीज़ें हुई थी, कौन-कौन से युद्ध हुए थे, ये सारी चीज़ें आज हम इस चैप्टर में करने वाले हैं, ठीक है? तो अगर अभी भी आपके पास काफ़ी सारा टाइम है, अगर आप रेगुलर बेसिस पर अपने पॉइंट्स नोट करते हुए चलते हैं, तो वो काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए। ये कंप्लीट होने के बाद में आपका पॉलिटी और ज्योग्राफी दोनों का पोर्शन मैं एक साथ कराऊँगी। एक की क्लास मॉर्निंग में होगी, एक की क्लास इवनिंग में होगी। तो साइड बाय साइड दोनों चीज़ें हो जाएँगी और बहुत जल्दी ही कोशिश करूँगी कि आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक जो है आपका अकबर का युग। 1556 से लेके 1605 ईस्वी तक। बाबर ने भारत में मुगल वंश की नींव रखी थी, लेकिन जो उसको एक कहते हैं ना कि उसको स्ट्रेंथन किसने किया था, वो अकबर ने किया था। अब गुप्त वंश के लगभग 1000 वर्ष के बाद अकबर ने क्या किया था, पहले क्या था कि इधर ये साम्राज्य, इधर ये साम्राज्य, इधर ये साम्राज्य, जिसकी वजह से क्या हुआ, एकता नहीं थी। एकता नहीं होने की वजह से बाहर के लोगों को मौका मिल गया था अंदर एंट्री करने का। अब अकबर ने फिर से इस चीज को करा कि सारी चीजों को एक जगह बांधने का काम किया था। एक महान विजेता होने के साथ साथ प्रजा के हित में भी कार्य करने वाला शासक था अकबर। अब अकबर का पूरा नाम की अगर हम बात करते हैं तो उसका नाम था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, जिसके पिता हुमायूं थे और जो माता थी वो थी हमीदा बानो बेगम थी। यहाँ पर आप अकबर की इमेज देख सकते हैं। पिता की मृत्यु के टाइम पर जो अकबर थे उनकी बहुत ही कम आयु थी, 13 वर्ष की आयु थी उस टाइम पर। और उन्होंने बैरम खां की देख रेख में जो राज्य का काम था वो सारा कुछ संभाला था, उनका राज्य अभिषेक कर दिया था। अब जब इतनी कम उम्र में आप अगर कोई साम्राज्य संभालते हैं तो काफी चैलेंजेस को भी फेस करना पड़ता है। तो इसमें जो सबसे पहला था वो था पानीपत का दूसरा युद्ध। अब यहाँ पे आप ये चीज रिकॉल कर सकते हैं कि पानीपत का पहला युद्ध किसके बीच में हुआ था, किस-किस के बीच में हुआ था, किस टाइम पर हुआ था, तो ये सारी चीजें रिकॉल करने वाली हैं। अब पानीपत के दूसरे युद्ध की अगर हम बात करते हैं तो वो 1556 ईस्वी में हुआ था। अफगान राजा के हिंदू सेनापति थे हैमू। आगरा और दिल्ली पर अधिकार कर लिया था, जिस उन्होंने क्या, हैमू ने आगरा और दिल्ली पर अपना अधिकार कर लिया था। तो अकबर और हेमू के बीच में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था, आगरा और दिल्ली को मुक्त कराने के लिए। अब इसमें क्या हुआ था, इसमें जो हेमू की सेना थी वो पराजित हो गई थी और पंजाब, आगरा, दिल्ली, इन सब पर अकबर का अधिकार हो गया था। अब अकबर ने किस तरीके से अपने साम्राज्य का विस्तार किया था, अकबर क्या था, अकबर एक चाहता था कि पूरे भारत के ऊपर उसका राज हो, उसका साम्राज्य बहुत ही बड़ा हो। तो उसने अलग-अलग टेक्निक्स अपनाई थी इसको बड़ा करने के लिए। जैसे कि उसने डायरेक्टली संघर्ष नहीं करा कि डायरेक्टली गए और लड़ाई करी और जीत लिया। कुछ जगह-जगह पर वो भी किया था, लेकिन उसने बहुत सारी जगह चीज़ें करी थी कि वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए। अगर किसी राज्य ने अधीनता स्वीकार कर ली है, तो उसके जितने भी लोग थे उनको शासन में पद दे दिया, मित्रता कर ली। इस तरीके की चीज़ें इसने बहुत ज़्यादा अपनाई थी अपने साम्राज्य को बड़ा करने के लिए। एक सीरियल भी आया था जोधा अकबर के नाम से, जिसमें जोधाबाई अकबर से शादी हो जाती है। वो भी इसी का ही एक पार्ट था समझौते का कि आप अपनी चीज़ें अपने, अगर आप कोई नहीं मान रहा है तो आप उसके सामने इस तरीके का कोई प्रस्ताव रखते हैं। अब अकबर जो थे वो राजपूतों के साथ मित्रता का महत्व समझते थे, क्योंकि वो क्या करते थे, वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए तो उन्होंने जो अपनी स्थिति थी उसको और भी ज्यादा सुदृढ़ बनाया था। अब अकबर राजपूतों के साथ मित्रता का महत्व समझता था। उसने राजपूत राज परिवार के साथ वैवाहिक संबंध कर अपनी स्थिति को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करा था। अगर हम साम्राज्य की विस्तार की बात करते हैं तो और भी बहुत अलग अलग जगह पर अकबर की विजय हुई थी, जैसे कि अरब हो गया, यूरोप हो गया, दक्षिण पूर्व एशिया से। व्यापार की दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो गुजरात और बंगाल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। क्यों? क्योंकि इससे राज्य की जो आमदनी थी वो बहुत ज्यादा बढ़ गई थी।
अब जब आपका किसी चीज़ के ऊपर अधिकार हो जाता है, तो वहाँ से आपकी इनकम बहुत ज़्यादा आने लगती है। तो वो जो मेन इम्पोर्टेंट थे, वो गुजरात और बंगाल थे, जहाँ से सबसे ज़्यादा इनकम होने लगी थी। अब दक्षिण की साइड में अकबर का एक और रानी से युद्ध हुआ था, चांद बीबी। अहमदनगर की ये रानी थी और उसके बाद ही अकबर ने अहमदनगर के कुछ भागों पर अपना अधिकार कर लिया था। कुछ हिस्से थे जिनके ऊपर अपने अपना अधिकार कर लिया था। अब अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो गोंडवाना में शासिका थी दुर्गावती। अकबर ने उनको भी हराया था और वहां पर भी अपने साम्राज्य की स्थापना करी थी। अगर हम बात करें कश्मीर से अहमदनगर तक और काबुल से बंगाल तक, अकबर का साम्राज्य फैला हुआ था। मतलब उसने इतने सारे हिस्सों पर अपना राज्य कर लिया था। अब अकबर की और भी बहुत सारी चीजें थी जिनके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। आप यहाँ पर इस इमेज में देख सकते हैं कि जो अकबर का प्रांत है, ये पूरा जो पोर्शन था उसने अच्छा खासा पोर्शन उसने कवर कर लिया था। अब शासन व्यवस्था अकबर के टाइम पे किस तरीके से होती थी? जैसे कि अकबर ने साम्राज्य के प्रशासन को बहुत ही सुचारू रूप से चलाने के लिए अलग-अलग स्टेप्स में करा हुआ था। जैसे सबसे पहले हो गया एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर इतने सारे काम हो गए। इसके इसको भी फिर उसने डिवाइड कर दिया। फिर एक-एक को अलग-अलग सौंप दिया। फिर यहाँ पे तो इस तरीके से इसने काफ़ी टेक्निक्स फ़ॉलो करी थी अपनी शासन व्यवस्था को चलाने के लिए। जैसे कि प्रशासन के कार्य की अगर हम देख-रेख की बात करते हैं, तो वो सेंट्रल से लेकर गाँव का अगर ज़मींदार है, तो उसकी भी नियुक्ति उसने करी थी। इसकी एक और चीज़ आती है यहाँ पर अकबर की मनसबदारी व्यवस्था। मनसबदारी व्यवस्था क्या थी कि सेना जो था उसका साम्राज्य का विस्तार तो वो कर सकता था, उसने किया भी हुआ था बहुत ज़्यादा। तो जितने भी उसके सैनिक अधिकारी थे या सिपाही थे, उन सबको सुसंगठित किया हुआ था लक्ष्यों की पूर्ति के लिए। मनसबदार प्रणाली उसने अपनाई हुई थी कि अगर आप इस एरिया में हैं, तो इस एरिया का मनसबदार उसने एक को बना दिया और वो इस एरिया को देखेगा। मतलब छोटे-छोटे जगहों पे छोटे-छोटे मनसबदार उसने इस तरीके से बनाए हुए थे, जिससे कि जो उसका कार्य है वो बहुत ही सुचारू तरीके से चल सके। अब मनसबदार जो थे वो साम्राज्य में बादशाह के कानून और आदेश लागू करते थे। मतलब इनको इंस्ट्रक्शंस तो पीछे से ही मिलते थे। इनका काम था यहाँ पर व्यवस्था लागू करना। अगर कोई बादशाह के खिलाफ विद्रोह भी कर रहा है तो मनसबदार ही उस विद्रोह को दबाते थे। मुगल साम्राज्य की रक्षा करना, दूसरे क्षेत्रों में मुगल साम्राज्य का विस्तार करना, ये सब सारा का जो काम था ये मनसबदारों का ही था। अब अब उस टाइम पर जो अमीर यानी बड़े मनसबदार हो गए जिनको सैलरी मिलती थी, वो दुनिया के किसी भी अन्य राज्य के अधिकारी को नहीं मिलती थी। मतलब अब मुगलों का अगर हम टाइम बोलते हैं तो वो बहुत ही शान-ओ-शौकत वाला, बहुत ही अमीरी वाला टाइम था मुगलों का। अब प्रशासनिक ढांचे की अगर हम बात करते हैं तो किस-किस तरीके से उसने किया था, जैसे कि जिम्मेदारी कार्य हो गए। सबसे पहले उसने केंद्र बनाया जो एक सेंट्रल हो गया, बादशाह हो गया या न्याय व्यवस्था हो गई, वित्तीय नियंत्रण हो गए। उसके बाद उसने आपका सूबेदार हो गए, फौजदारी हो गई, दीवान राज वसूली हो गई, आपका टैक्स कलेक्ट करना है, कोतवाल का प्रशासन करना है। तीसरे नंबर पे उसने बनाया परगना सिकदार, कानूनी व्यवस्था जिसमें भी टैक्स था, उपज हो गई या राजस्व का वितरण किस-किस तरीके से किया जाना है, वो उसने इसमें ऐड करा था। फिर गाँव के अगर लेवल की बात करते हैं तो गाँव मुकद्दम हो गया, आपका कानून व्यवस्था हो गई, वहाँ पर पटवारी हो गया, चौकीदार को सुरक्षा देनी है। तो मतलब इसने स्टेप बाय स्टेप चीज़ें डिवाइड कर दी थी कि ये पोर्शन आपका है तो इसका आपकी देख-रेख करेंगे, फिर आप यहाँ करेंगे, आप इधर करेंगे, आपका ये पोर्शन है। तो इस तरीके से जो उसकी चीज़ें थी बहुत ही अच्छी तरीके से चलने लगी थी। अब अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो आज भी बहुत सारे प्रशासनिक क्षेत्र हैं जिनको अलग-अलग नामों से जाना जाता है। अब अकबर का वित्तीय प्रबंधन क्या था? मतलब आय के 2 मेन साधन थे वहाँ पे इनकम के। सबसे पहला था आपका भूमि पे जो टैक्स लगा हुआ है और दूसरा आपका जो व्यापार पर टैक्स लगा हुआ है। टैक्स से ही इनकी इनकम होती थी। अब इन्होंने क्या किया था, हर गाँव में एक टैक्स जो था वो अपना निश्चित कर दिया था कि भाई इतना ही देना है। अगर आप उपज हुई है, जैसे कि अगर खेत है इसमें उपज हुई है तो उसका 1/3 भाग, 1/3 भाग 1/3 भाग लगान के रूप में वसूल किया जाएगा। 1/4 किसी भी भूमि में एक निश्चित उपज ना होने के कारण अकबर का जो लगान था वो समय-समय पर उसके पक्ष में भी था कि अगर कभी नहीं हो पाई है उपज तो भी वो उस तरीके से उसको कर लेता था। अब नापने के बाद आपको लगान देना होता था, जैसे कि इसका लेखा-जोखा बनाने का जो कार्य था वो उसने टोडरमल को सौंपा हुआ था। अब इस व्यवस्था को कानून किसानों को सुविधा हुई थी। अब उन्हें मालूम हुआ था कि उपज का कितने भाग पर हमें कितना टैक्स देना है।
ये नहीं है कि भाई उपज हो रही है, आप कितना भी उसमें टैक्स दे सकते हैं। अभी अकबर के सोने के सिक्के हैं और ये चांदी के चौकोर सिक्के हैं जो अकबर ने चलाए थे। अब कृषि हो गई या आपका भू राजस्व प्रबंधन हो गया, वो किस तरीके से होता था? मुगल बादशाहों की समृद्धि का आधार थी जो कृषि थी। कृषि उपज के लिए ही वो विशेष ध्यान देता था कि जो फसलों का उत्पादन है वो समय से किया जाना है, उसके क्षेत्र का विस्तार भी करना है। मतलब प्राचीन भारत से लेकर अगर हम मध्यकाल तक की बात करते हैं तो वो कृषि को लेकर ही एक रूपता दिखाई देती है। अब भूमि की पैमाइश जो होती थी वो थी गज ए इलाही द्वारा की जाती थी। मतलब गज ए सिकंदरी में उसको परिवर्तित कर दिया था कि खेत की माप के लिए एक बीघा का प्रयोग होता था। एक बीघा मतलब 60 गज, 60 गज लंबा, 60 गज चौड़ा होता था एक बीघा। अगर हम इस बीघे की बात कर रहे हैं तो इसकी जो लंबाई है वो भी 60 गज है और इसकी जो चौड़ाई है वो भी 60 गज है। इसको एक बीघा कहा जाता था। अब अकबर की अगर हम बात करते हैं तो सामाजिक सामंजस्य के उसने क्या-क्या प्रयास करे थे, क्या-क्या चीजें थी जो अकबर ने स्टार्ट करी थी। जैसे कि अकबर जानता था, अकबर को ये पता था कि अगर उसको अपने साम्राज्य का विस्तार करना है तो वो हिंदुओं की हेल्प के बिना नहीं कर सकता। तो इसलिए उसने क्या किया था कि हिंदुओं को ही मनसबदार बना दिया था अलग-अलग जगह पर। जितने भी राजपूत राजा हुए थे जिनको उसने अपने साम्राज्य में मिलाया था, चाहे तो वैवाहिक संबंध से मिलाया हो, चाहे व्यक्तिगत संबंध उसने स्थापित करे हैं, चाहे किसी ने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली है तो उसने उसको मनसबदार बना दिया। ये सारी चीजें थी। अगर हम धार्मिक सहिष्णुता की बात करते हैं अकबर की, तो उसने फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना के निर्माण से पता चलता है, जहां पर उसने ये बनाया हुआ था कि जितने भी धर्म के गुरु हैं, जो भी अच्छी-अच्छी बातों को सुनाता है, उन पर चर्चा करता है, वो एक जगह उसने फतेहपुर सीकरी में बनाया था। इसमें कौन-कौन से धर्म आते थे? मेनली आपका इस्लाम हो गया, हिंदू हो गया, फारसी हो गया, जैन, ईसाई, इन सब धर्मों की जो भी अच्छी-अच्छी बातें थी, दीन ए इलाही की रूपरेखा उसने बनाई थी। अब अकबर की जो ये नीति था, ये जो राज्य के जितने भी काम होते थे, ये सारी इस चीज़ें थी जिससे कि बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से सारी चीज़ें ऑपरेट की जा सके, मतलब चल सके। अब इस नीति को अकबर के जो आने वाले जो बाद में थे, अकबर का बेटा हो गया, उन्होंने भी काफ़ी इस नीति को अपनाया था। इस नीति में ही आप भक्ति, सूफी आंदोलन के प्रभाव भी देख सकते हैं, जैसे कि राजमहल में अकबर ने हिंदू, पारसी आदि धर्मों की कुछ रीतियाँ माननी शुरू कर दी थी। आपका गीता हो गया, महाभारत हो गया, अथर्ववेद, बाइबल, कुरान, पंचतंत्र, सिंहासन बत्तीसी व विज्ञान की भी कई पुस्तकों का फारसी में अनुवाद उसने करवाया था, ताकि फारसी बोलने वाले जो मुसलमान हैं, वो उनको पढ़कर उस चीज़ को समझ सकें। एक और चीज़ अकबर ने बहुत अच्छी करी थी कि हिंदुओं की जो यात्रा थी, उस पर जो टैक्स लगता था, उसको हटा दिया था। गैर मुसलमानों के जो धर्म परिवर्तन की प्रथा थी, उनको भी समाप्त कर दिया था कि आप हिंदू हैं और आपको मुसलमान में कन्वर्ट होना है, वो भी उसने उसको समाप्त कर दिया था। मतलब एक ऐसी साम्राज्य की आधारशिला उसने रखी थी, जहाँ पर लोगों के साथ भेदभाव ना किया जाए और हर किसी को समान अधिकार दिया जा सके, जिसमें धर्मनिरपेक्ष हो गया, सामाजिक विषयों में उदारता हो गई, चेतना, सांस्कृतिक एकता को उसको बहुत ही ज़्यादा उसने प्रोत्साहन दिया था अकबर ने। अब वहीं अगर हम अकबर के टाइम पर साहित्य की बात करते हैं, तो अकबर सदैव विद्वानों से विचार-विमर्श करता रहता था। उसकी जो राजभाषा थी वो फ़ारसी थी और इस समय अबुल फ़ज़ल हो गए, फ़ैज़ी हो गए, बदायूनी हो गए, उच्च कोटि के लेखक और साहित्यकार उस टाइम पर थे। अबुल फ़ज़ल ने अकबरनामा की रचना की थी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अकबरनामा की रचना किसने की थी, तो वो आपका अबुल फ़ज़ल हो जाता है। महाभारत हो गए, रामायण हो गए, फ़ारसी में उसका अनुवाद भी करवाया था। और उसकी जो ये अब्दुर रहीम थे खान खाना की हिंदी में लिखे दोहे आज भी काफ़ी ज़्यादा फ़ेमस हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना भी इसी समय में की थी, मुगल समय में। और अगर हमारे देश में जो कागज़ पर लिखने की जो कार्य आरंभ हुआ था, जिसकी शुरुआत चीन में हुई थी, वो भी इसी टाइम पर हुई थी। तानसेन हो गए, वो अकबर के प्रमुख दरबारियों में से एक थे। अकबर के बारे में अगर हम और भी जानते हैं तो अकबर के नवरत्न बड़े फेमस हुए हैं। अकबर के नवरत्नों की अगर हम बात करते हैं, अलग-अलग विद्वानों को अकबर ने आश्रय दिया था। उसके दरबार में बहुत सारे विद्वान ऐसे थे जो काफ़ी फेमस थे, जिसमें आता है आपका मुल्ला दो प्याज़ा, हकीम हुमाम, अब अब्दुर रहीम खान खाना, अबुल फजल, तानसेन, राजा मानसिंह, राजा टोडरमल, फैजी और राजा बीरबल उनके दरबार के नवरत्न थे। अब
कला की अगर हम बात करते हैं तो आगरा के आगे फतेहपुर सीकरी है, वहाँ पर उसने उसका नगर का निर्माण करवाया था। कुछ वर्षों तक उसने अपनी राजधानी भी उसको बना के ही रखा था। अब क्या-क्या चीज़ों का उसने निर्माण करवाया था, जैसे कि एक महल ये बनवाया था, आप इमेज में देख सकते हैं। फतेहपुर सीकरी में हवा महल भी है। उसके बाद दीवाने आम आगरा के लाल किला में बनवाया था, बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी में बनवाया था। उसके बाद दीवाने खास और दीवाने आम 2 बनवाए थे इसने। सलीम चिश्ती की दरगाह आगरा में, वो भी अकबर ने ही बनवाया था। अब दीवाने आम में वो क्या करता था कि राज्य के लोगों से मुलाकात करता था और दीवाने खास में जितने भी आपके मंत्री हो गए या शासन से संबंधी जो भी आपके काम हो गए, वो सब वो किया करता था। हवा लेने के लिए पंचमहल की तरह एक इमारत थी जिसका नाम हवा महल रखा गया था। अब कुछ वर्ड्स के मीनिंग समझते हैं, जैसे कि इबादत खाना क्या होता है, जहाँ पर हम अपनी प्रेयर करते हैं। मंदिर के उसको ये इबादत खाना कहते थे। पंचतंत्र की बात करते हैं तो नीति कथाओं की जो पुस्तक थी वो संरक्षण, नाबालिग की देखभाल के लिए नियुक्त व्यक्ति, दीन-ए इलाही अकबर द्वारा चलाया गया एक धार्मिक मार्ग था जिसका अर्थ था कि एक ईश्वर की उपासना का धर्म है। अब इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स हैं, वो भी हम कर लेते हैं तो चैप्टर का रिवीजन भी हो जाएगा और होप सो आपको चैप्टर अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है चैप्टर से रिलेटेड तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब जैसे इसमें पहला क्वेश्चन आता है कि अकबर के संरक्षक का क्या नाम था? अगर हम अकबर के संरक्षक की बात करते हैं तो वो था आपका बैरम खां। बैरम खां। पानीपत का दूसरा युद्ध कब, कहाँ और किसके बीच हुआ था? पानीपत का दूसरा युद्ध की अगर हम बात करते हैं तो वो 1556 में हुआ था, हेमू और अकबर के बीच में, जिसमें अकबर की प उस सॉरी हेमू की पराजय हुई थी और पंजाब, आगरा, दिल्ली पर अकबर ने अपना अधिकार कर लिया था। अकबर ने अपना साम्राज्य बढ़ाने के लिए क्या-क्या नीतियाँ अपनाई थी? अगर हम अकबर की बात करते हैं तो उसकी नीतियों की बात करते हैं तो वैवाहिक संबंध स्थापित करना, अगर किसी राज्य ने अधीनता स्वीकार कर ली है तो उसको शासन में पद देना, मित्रता की नीति अकबर ने अपनाई थी अपने शासन का साम्राज्य को बढ़ाने के लिए। हल्दी घाटी का युद्ध कब, कहाँ और किसके बीच में हुआ था? अगर हम हल्दी घाटी के युद्ध की बात करते हैं तो मेवाड़ के महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ था 1576 में। महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ था। गुजरात और बंगाल विजय से राज्य को क्या लाभ हुआ था? राज्य को लाभ ये हुआ था कि राज्य की जो आमदनी थी, जो इनकम थी, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। चांद बीबी कौन थी? चांद बीबी अहमदनगर की रानी थी और अकबर ने उनके साथ युद्ध लड़ा था और उसके बाद उसने अहमदनगर के बहुत सारे हिस्सों पर अपना अधिकार जमा कर लिया था। अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता बढ़ाने के लिए क्या किया था? अकबर ने इबादत खाना का निर्माण करवाया था फतेहपुर सीकरी में, इसमें उसने सभी धर्मों के गुरु हो गए, उनकी अच्छी-अच्छी बातों को सुनता था और उन पर चर्चा भी करी जाती थी। तो ये सारे क्वेश्चन आंसर्स हैं। दूसरा आपका आ जाता है हल्दी घाटी का युद्ध अगर हम बात करते हैं, अभी मैंने बताया था कि अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? वो भी अकबर ने ही करवाया था फतेहपुर सीकरी का निर्माण। तो ये आपका यहाँ पर चैप्टर कंप्लीट होता है मुगलों का। एक और 2 चीज़ें और आई थी मुगल ये अकबर के 2 बेटे हो गए और उसके बाद औरंगज़ेब आया था जिसने जो भी लास्ट शहंशाह कहा जाता है मुगलों का। किस तरीके से मुगलों का पतन हुआ था वो हम कमिंग चैप्टर्स में उसको कंप्लीट कर लेंगे। होप सो चैप्टर आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच।